और दलालों और भड़वों को, जिनको बाबा साहब आम्बेडकर ने और गांधी एंड कांग्रेस ऑफ डन टू अनटचेबल नाम की किताब में दलाल और भड़वे कहा, उनको आप सांसद जी भी कहते रहेंगे, आप विधायक जी भी कहते रहेंगे। हमारे पिछवाड़े पे डेली लात पड़ती है, मगर भूलने का हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर नई नई कहानियां हमारे सामने आती रहती है। 1932 को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन और रियल रिप्रेजेंटेशन, इसके बीच की जो लड़ाई है बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में लड़ाई थी। और बाबा साहब आम्बेडकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रियल रिप्रेजेंटेशन का 17 अगस्त 1932 को अधिकार हासिल करने में कामयाब हुए थे। कितने पढ़े लिखे लोगों को यह बात जानकारी है कि गांधी जी ने इस अधिकार को आमरण अनशन करके छीन लिया? कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? और अगर पता है तो वो पता होना क्या आज के तारीख में जो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के वर्तमान पार्लियामेंट में चुनकर गए हुए हैं, और जिसमें 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, भारतीय जनता पार्टी के 303 मेंबर पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग शामिल हैं, जो बीजेपी की सरकार बनाने में लगे हुए हैं, उस सरकार को चलाने में लगे हुए हैं, जिसको हमारे पढ़े लिखे लोग, विधायक जी, सांसद जी, यानी आप लोग अपने लोगों को जगाते भी रहोगे, और दलालों और भड़वों को, जिनको बाबा साहब आम्बेडकर ने और गांधी एंड कांग्रेस ऑफ डन टू अनटचेबल नाम की किताब में दलाल और भड़वे कहा, उनको आप सांसद जी भी कहते रहेंगे, आप विधायक जी भी कहते रहेंगे। और आपको इस बात का मलाल भी होगा कि यहां लोग उपस्थित नहीं है। अरे लोग उनके साथ जाएंगे, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के सांसद जी के साथ जाएंगे, विधायक जी के साथ जाएंगे, कि आपके साथ आएंगे कफल्लक लोगों के साथ में? उनके साथ जाएंगे ना, उनके साथ जाएंगे। जब तक आप उन दलालों और भड़वों के बारे में, जिनको बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल में दलाल और भड़ुआ कहा, आप कह सकते हो? जो बाबा साहब आम्बेडकर ने लिख कर रखा, वो कहने की भी आप लोग जरूरत नहीं करते हो। तो लोग जागृत कैसे होंगे? उनसे लोग कटेंगे तो यहां मैदान में आएंगे, उनसे जुड़े रहेंगे तो आपके मैदान में कैसे आएंगे? और क्यों आएंगे? सांसद के पास जाएंगे ना, विधायक के पास जाएंगे, आपके पास क्या आएंगे? क्या है? अगर आपने पुलिस चौकी में टेलीफोन किया तो पुलिस चौकी वाला आपकी सुनता नहीं है, उसकी सुनता तो है कम से कम सांसद की और विधायक की, उसके साथ जाएंगे। तो आपको ये इतिहास लोगों को बताना पड़ेगा। यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग सारे देश भर में ये कह रहे हैं कि आजादी का आंदोलन नहीं था। यदि आजादी के आंदोलन का नायक हमारे लोगों को आने वाले आजादी में और आने वाले लोकतंत्र में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, उसके विरोध में आमरण अनशन करने के लिए तैयार है, उसको आप लोगों ने आजादी के आंदोलन का नायक माना। उसको नंगा करना पड़ेगा। वैसे तो वो आधा नंगा ही है, थोड़ी आधी कोशिश करनी पड़ेगी, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आधी कोशिश करने के लिए भी आप राजी नहीं है। आप अपने लोगों को इसके लिए जागृत नहीं करोगे तो आपके साथ जो उनके साथ लगे हुए हैं, अरे आपके साथ आएंगे कैसे जब तक उनसे आप लोग अलग नहीं करोगे? उनसे उनको अलग करना पड़ेगा तो फिर ये मैदान भरेगा। क्यों नहीं भरेगा?
कि मैंने अधिकारियों को पूछा भाई कितने भर सकते हैं, तो आधा ही रख दिया, अभी तो ये तो पूरा रखा ही नहीं। मैंने अभी आते आते पूछा, अरे ये तो मैं अभी बुक करने वाला था ये पूरा भरने के लिए, अभी मैं दूसरा कार्यक्रम यहाँ पूरा, तो मैंने कहा तो साला आधा ही रह गया। तो यहाँ कार्यक्रम करने का साला कोई मीनिंग नहीं रहा अभी तो, क्योंकि तो हम लोग जितना इकट्ठा कर सकते हैं तो उसके लिए जगह ही नहीं हो रही है अभी रामलीला मैदान। 2-3 लाख लोग तो हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर 3.5 लाख लोग लेकर गए थे, यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ तो 60-70 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आजादी का आंदोलन होता तो फिर गांधी जी को हमारे लोगों के मिले हुए अधिकारों के विरोध में आमरण अनशन करने की क्या जरूरत थी? अगर वो हमारे ही मिले हुए अधिकारों के विरोध में छीनने के लिए आमरण अनशन कर रहे थे तो फिर वो आजादी का आंदोलन भी चला रहे थे, वो कैसा चला रहे थे? ये सिंपल सवाल हमारे दिमाग में पड़ना चाहिए। इसलिए साथियों, मैं आपको इतिहास को खंगालना पड़ेगा, और बहुत पुराना इतिहास नहीं, आधुनिक भारत में जहां 1848 से लेकर ये आधुनिक भारत में लड़ाई लड़ी गई है, उसका इतिहास तो कम से कम हम लोग ठीक से समझे। अगर उसका इतिहास ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आजाद भारत में, जो हमें आजादी नहीं मिली है, पुलिस चौकी में हमारा एफआईआर नोंद नहीं होता, भाई आजादी मिली है, क्या आजादी मिली है? हमारे लोगों को आदिवासी इलाके में 500 आदिवासियों को एफआईआर नोंद करने के लिए जाना पड़ता है, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह संवैधानिक अधिकार है, एफआईआर संवैधानिक अधिकार है। तो एक आदमी पुलिस चौकी में जाकर नोंद कर ले तो नोंद होना चाहिए, नहीं होती। काहे की आजादी है? इसको आजादी कहा जा सकता है? इस देश में आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है 131 मेंबर पार्लियामेंट, और 1000 से ज्यादा एमएलए है पार्लियामेंट में, उनको कोई बोलने नहीं देता। अरे आपकी छोड़ो, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में कोई बोलने नहीं देता। जब आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं देता कोई, और लोकसभा का सभापति ही उनको रोकता है। हीरालाल परमार का नाम सुना? 82 में संसद में, जब 82 में रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन हुआ था गुजरात में, तो संसद में बोलना चाहता था, तो सभापति ने कहा, परमार जी आपकी कांग्रेस पार्टी ने आपका नाम बोलने के लिए नहीं दिया है, आप नहीं बोल सकते। हम बहुत जल्दी भूलने वाले लोग हैं, हमारे पिछवाड़े पे डेली लात पड़ती है, मगर भूलने का हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और फिर नई नई कहानियां हमारे सामने आती रहती है। साथियों, एक तो ये बात हम लोगों को, ये जो 1848 से लेकर 1956 तक का जो आधुनिक भारत का इतिहास है, अगर उसे ही ठीक से समझ लो, बहुत पुराना 2-3 हजार साल का छोड़ो, ये भी अगर इतिहास ठीक से समझ लो और समझकर उसके सबक लेकर अगर आप अपने लोगों को जगाने का काम करो, तो लाखों लोग ये मैदान पर इकट्ठा हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? तमाम संगठनों के कार्यकर्ता यहां मंच पर इकट्ठा आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मगर यह निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी करने की बात है कि यहां 90% कुर्सियां खाली है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को दुखी हैं। तो जो केंद्र सरकार चलाने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, क्या मैसेज गया यहाँ से? बहुत गलत मैसेज गया, बहुत दुखी करने वाला मैसेज गया। उनका हौसला बढ़ता है इस वजह से, हमारे दुश्मनों की हिम्मत बढ़ती है इससे।